Dear students, welcome back. In the previous lecture, I just discussed the structure of the chloroplast and the mitochondria, and these two are major structure that we have completed earlier only. Now we are moving on to the endomembrane system, the list of the cell organelle that I have discussed earlier only in our video. उसमें सबसे पहले हमने प्लास्टिड देखा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। इस तरीके से अपन एक एक करके नई नई स्ट्रक्चर्स को देखते चले जाएंगे, हर सेलुलर ऑर्गेनेल्स को देखते जाएंगे। सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन, सो दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. So today I'm just going to start with the topic that is endomembrane system. So within 2 to 3 lectures we'll complete the complete endomembrane system. So endomembrane system means a kind of membranous system, is a kind of membranous cell organelles which function is associated with each other. ऐसे organelles का group है जो organelles membrane bounded हैं और इनका function एक दूसरे के साथ coordinated action में होता है. So those structures are called as the endomembrane organs. So are you getting my point? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दोज हु आर फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिनका फंक्शन एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड होता है, ये ऑर्गेनेल कहलाएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. तो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गन अपन इंक्लूड करते हैं. ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi body, lysosome and the vacuole. These 4 structures are included in the endomembrane system. So once again I am repeating endomembrane system. Endomembrane system का मतलब क्या होगा? The system of the cell organelles which are membrane bound and these their function is coordinated with each other. ऐसे cell organelle का system, group of the cell organelle whose function is coordinated with each other. यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि दे मस्ट बी द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. सो इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अपन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड द वैक्यूल्स. अगर हम वैक्यूल को यहाँ से हटा देते हैं तो 3 स्ट्रक्चर का ग्रुप बनता है, दैट इज कॉल्ड एज GERL सिस्टम. अगर वैक्यूल को हटा दें अपन तो बिकॉज वैक्यूल इज द प्लांट स्ट्रक्चर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, तो इसलिए अगर अपन वैक्यूल को यहाँ से रिमूव कर दें तो एनिमल सेल में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की जगह क्या मिलेगा आपका? GERL सिस्टम, दैट इज गोल्गी बॉडी प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम. तो ये क्लियर हो गया आपका कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मोड में काम करते हैं. सो दिस कोऑर्डिनेटेड मोड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. और इन ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूड हो गया आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल. सिंस इन द एनिमल सेल वैक्यूल इज नॉट प्रेजेंट, तो अब हम इसको क्या बोलते हैं? GERL सिस्टम, गोल्गी बॉडी प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस लाइसोसोम. सो जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन की हुई है. नॉर्मली ऑल द मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स आर डिस्टिंक्ट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सभी का अपना अपना फंक्शन है, अभी सभी का अपना अपना स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं. इनके ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. और इसमें ER प्लस गोल्गी बॉडी प्लस लाइसोसोम प्लस वैक्यूल. और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? GERL सिस्टम कहलाएगा. इसमें 2 और ऐसे मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, जो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी. ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं. साथ में एक और स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में, दैट इज पैराक्सिसोम. सो 3 मेजर स्ट्रक्चर और हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में, पैराक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. लेकिन दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इनका काम इनसे कोऑर्डिनेट नहीं करता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज फ्री because mitochondria is associated with the function of providing energy, providing the ATP to the cell, providing respiration to the cell. और प्लास्टिड का काम कुछ दूसरा है, स्टोरेज और साथ में सिंथेसिस का काम होता है ऑफ द मटेरियल, दैट इज फोटोसिंथेसिस. तो ये दोनों का काम अलग होता है इन तीनों से. बट हियर इन केस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिंथेसिस होगी, गोल्गी बॉडी में भी सिंथेसिस होगी. तो ये दोनों सिंथेसिस और रिलीज से रिलेटेड होते हैं. सिंथेसिस, रिलीज और स्टोरेज, ये तीनों स्ट्रक्चर का काम होता है. तो इसलिए इन तीनों का काम एक जैसा है. तो ये तीनों मिलकर एक कॉमन सिस्टम बनाते हैं, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड एंड पैराक्सिसोम, दे आर डिफरेंट इन द फंक्शन from these 3 structures, so that is why they cannot be included there in the endomembrane system. वो इस सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. ओके, सो अब एक एक करके अपन इन स्ट्रक्चर्स को देखना शुरू करते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं. तो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाद में गोल्गी बॉडी लेंगे एंड थर्डली विल टेक द लाइसोसोम. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब बार बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ा लंबा नाम हो जाएगा, तो विल स्टार्ट यूजिंग द वर्ड ER.
endoplasmic reticulum. Three different terms are there if we are going to understand the etymology of that. Endoplasmic, endo means internal, plasmic प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म और लिक्विड रेटिकुलम. तो साइटोप्लाज्म के अंदर मिलने वाला रेटिकुलम, द नेटवर्क प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज अ काइंड ऑफ रेटिकुलम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म. तो रेटिकुलम किसका है? कुछ फ्लैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, दे आर गोइंग टू मेक द रेटिकुलम, और इतना घना नेटवर्क बनता है इन रेटिकुलम का, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पूरी तरीके से सेल के अंदर फैला हुआ होता है. सो इफ वी हैव टू डिफाइन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये मतलब तो समझ में आ गया आपको कि दिस इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम. पूरी तरीके से नेटवर्क है, फैला हुआ है इनसाइड द साइटोप्लाज्म. सो ईआर इज द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ द टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स scattered in the cytoplasm. So what is ER? ER is the network of reticulum of teeny tubular structure scattered in the cytoplasm. So cytoplasm में बिखरी हुई पतली पतली ट्यूबुल्स के रेटिकुलम का नेटवर्क है, जाल का नेटवर्क है. बहुत सारे रेटिकुलम मिल जाते हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू मेक द नेटवर्क. सो ER इज द नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ द टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scattered in the cytoplasm. So is it clear to you all? ध्यान रखने की बात यह है कि दिस इज बिलीव दैट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER इज गोइंग टू ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये ओरिजिनेट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एक्सपैंड होता है टिल द सेल मेम्ब्रेन. तो ये दोनों के बीच में फैला होता है, पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म को कवर करता है. तो दिस इज कंप्लीटली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो ये क्लियर हुआ अपना कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज द रेटिकुलम, इट इज द नेटवर्क ऑफ द रेटिकुलम ऑफ द टीनी ट्यूबुल्स. कुछ पतली पतले ट्यूब्स का नेटवर्क है विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, रन्स टिल द सेल मेम्ब्रेन, और पूरे साइटोप्लाज्म में इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में फैला हुआ होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स. मार्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले हिस्ट्री. द गार्नियर इन 1897 ऑब्जर्व द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड नेम इट एज द अर्गेस्टोप्लाज्म. अर्गेस्टोप्लाज्म नेटवर्क इन द प्रोटोप्लाज्म. सबसे पहले ER को ऑब्जर्व किया था उन्होंने और उसका नाम दिया था अर्गेस्टोप्लाज्म. बाद में 1945 में पोर्टर हैज़ यूज द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये दो इम्पोर्टेंट टर्म है, दो इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं जिसको आपको याद रखना है. नाउ मार्फोलॉजी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑक्यूरेंस. तो ऑक्यूरेंस के केस में जैसा हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, मैंने आपको पहले ही बोला था दिस ऑक्यूरेंस, दिस फिनोमिना विल बी कॉमन फॉर ऑल, बट यहाँ पे एनारोबिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा. सो ऑक्यूरेंस में एब्सेंट इन ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल, बट एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन RBC. तो सभी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं, एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन RBC. किस में एब्सेंट होगा? मैच्योर मैमेलियन RBC में ही एब्सेंट होगा. तो ये क्लियर हो गया. एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल, एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन RBC. मूविंग ऑन टू दैट, कहाँ मिलेगा? साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से स्कैटर्ड है. जिन स्ट्रक्चर्स को वेल डेवलप्ड या जो वेल मैच्योर्ड स्ट्रक्चर्स होती है उसमें ये वेल डेवलप्ड होगा, बट द स्ट्रक्चर्स विच आर यंगर आर द न्यूअर वन, देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ द न्यूअर सेल. जो नई सेल्स होंगी उनमें इनकी क्वांटिटी या इनका नेटवर्क थोड़ा सा कम होगा. सो एज कंपेरिजन टू द मैच्योर सेल, द न्यू सेल आर द फ्रेश सेल आर द यंग सेल विल हैव लेस डेवलप्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसका काम बेसिकली सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो अपन आगे देखेंगे. So this is well developed in the mature cell and well differentiated cell, but poorly developed there in the young cells. Poorly developed in the meristematic cell, तो meristematic cell is once again the young cell. तो वहाँ इसकी जरूरत ही नहीं होती बिकॉज स्टोरेज सिंथेसिस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लगातार यूज करते रहते हैं. तो poorly developed in the meristematic cell, और वहाँ होता भी है तो किस फॉर्म में होता है? नेटवर्क के फॉर्म में नहीं होता बल्कि डिफ्यूज्ड फॉर्म में होता है. छोटे छोटे ग्रुप बनाता है अलग अलग प्लेसेस पे. सो क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट. Highly developed in the cell which are involved in the synthesis and metabolism. Are you getting my point? These are structures which are present in the cells. They are present in the great amount, great network in the cells which are active in metabolism and the synthesis. तो कौन कौन से सेल्स है, किस तरीके की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं? जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, फैट का मेटाबॉलिज्म जिन सेल में चल रहा है,
इन द स्टेरॉइड सिंथेसिस द सेल्स आर एक्टिव, द ड्रग मेटाबॉलिज्म सेल्स, तो ये सारी की सारी सेल्स में बेहतर तरीके से पाई जाएंगे। तो वंस अगेन सारी के सारी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, हर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, केवल मैच्योर मेमेलियन आरबीसी को छोड़ के। साइटोप्लाज्म में मिलेगा वेल डिफरेंशिएटेड वेल डेवलप्ड, और मैच्योर सेल में वेल डिफरेंशिएटेड होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में पुअरली डेवलप होगा, और हाईली डेवलप होगा उन सेल्स में जो सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म में एक्टिव होती हैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे हमेशा कुछ ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं, दैट ग्रैन्यूल्स आर एक्चुअली द लोकेशन ऑफ द राइबोसोम। सो कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड सम ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर विदाउट द राइबोसोम। तो इस बेसिस पे ये भी दो तरीके का हो सकता है। सो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम। सो सबसे पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, स्मूथ है पूरी तरीके से, तो इसलिए इसको अपन ए ग्रैन्युलर ER भी कहते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER या ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ, अभी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि दिस सरफेस इज नॉट हैविंग एनी राइबोसोम, इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देयर इज नो राइबोसोम प्रेजेंट, दिस इज लेस स्टेबल स्ट्रक्चर एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ द ट्यूबल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों ए ग्रैन्युलर है, क्यों स्मूथ है? बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द ribosomes present on the surface, so they are less stable and made of tubules। ये points याद रखना है कि this SER is made of tubules only, mainly this is composed of the tubules, there is no cisternae, there is no vesicle present, only tubules are present in the structure of SER। अब SER is absent in the cells which are active in the protein synthesis, so this is not present in the protein synthesizing cell, और होना भी नहीं है, because the protein synthesis is the task of the ribosome and ribosome is not present, so that is why they are not found in the cells which are protein synthesizing cells, but they are present abundantly। Those cells are active in the metabolism of the lipid, steroid, carbohydrate, pigment etc। मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा दूसरी मेटाबॉलिज्म में एक्टिव सेल्स में पाई जाएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में क्यों नहीं मिल सकती, प्रोटीन सिंथेसिस वाली सेल में क्यों नहीं मिल सकती? बिकॉज दे आर स्मूथ इन नेचर एंड दे आर नॉट हैविंग एनी राइबोसोम ओवर द surface, and ribosomes are the protein factory of the cell, so this is what they cannot be present over the cells which are active in protein synthesis, but they are present in the cells which are highly active in lipid fat metabolism, fat metabolism, synthesis of the other material, drug metabolism, all the cells। इसका अगर फंक्शन लिस्ट आउट करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर द नीट एग्जामिनेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स का काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अभी हमने देखा है कि लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करने वाली सेल्स हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फंक्शन। दिस आल्सो हेल्पफुल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, द SER इज आल्सो हेल्पफुल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे कि the muscle contraction demand the release and uptake of the calcium ion, because calcium ion is going to provide the stimulus for the formation of cross bridges between the actin and myosin filament। और जब तक कैल्शियम आयन वहाँ पे जाएंगे नहीं, तो जब कैल्शियम आयन उन रॉड्स के साथ में अटैच होते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ आते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्रॉस ब्रिजेस का फॉर्मेशन होता है। एंड व्हेन द कैल्शियम आयन लीव्स आउट दोज रॉड्स, सो दैट टाइम द क्रॉस ब्रिजेस डिस्टर्ब एंड द मसल्स गेट रिलैक्स। तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है? कैल्शियम आयन की, एंड दैट कैल्शियम आयन इज बीइंग रिलीज्ड बाय दीज स्ट्रक्चर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जो मटेरियल यहाँ पे सिंथेसिस होता है तो सिंथेसाइज होगा या तो राइबोसोम में होगा या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, तो वो मटेरियल भी SER के थ्रू ही बाहर जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? whatever the material is synthesized there in the RER or synthesized in the ribosome, तो वहाँ पे सिंथेसिस होने के बाद वो पैसेज लेता है SER का। तो सबसे पहले सिंथेसिस हुआ either there in the ribosomes आर देयर इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ही है राइबोसोम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल कहाँ सिंथेसाइज होता है? राइबोसोम में। सिंथेसाइज होने के बाद में RER पे आता है, वो वहाँ से SER को शिफ्ट होता है, फिर गोल्गी बॉडी को, और गोल्गी बॉडी के बाद में वो दूसरे सेलुलर स्ट्रक्चर में, बिकॉज गोल्गी बॉडी आर द सिक्रेटरी वेसाइकिल, वो रिलीज आउट करती है मटेरियल को आफ्टर द synthesis। Moving on to the next type of the endoplasmic reticulum, that is called as rough endoplasmic reticulum or the granular endoplasmic reticulum।
Rough endoplasmic reticulum or granular endoplasmic reticulum means what? The endoplasmic reticulum is having the rough surface because of the presence of the ribosomes on the surface. इनके सरफेस पे राइबोसोम्स होंगे, इसलिए ये कैसी होंगी? रफ दिखाई देंगी. और अब आपके लिए बहुत इजी हो गया कॉन्सेप्ट. इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस सो दे मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ये उन सेल्स में मिलेंगी जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली हो रहा होगा. सो राइबोसोम बियरिंग ईआर इज देयर, सो वहां पे वो लेस स्टेबल थी, ये मोर स्टेबल होगी. दिस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी, और वो किससे कंपोज्ड हो रही थी? ट्यूबुल से बनी हुई थी. तो राइबोसोम बियरिंग ईआर मोर स्टेबल, मेनली कंपोज्ड ऑफ द सिस्टर्नी. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2. ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन है. द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एसोसिएटेड विद इट, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में एसोसिएट होते हैं. ये प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म के टाइम पे बहुत काम आता है, क्योंकि जो एसोसिएशन होता है राइबोसोम का, राइबोसोमल असेंबली होती है, उस समय ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो राइबोसोमल असेंबली के लिए दो प्रोटीन्स लगते हैं, राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2. ये 60S सब यूनिट के साथ में जुड़े होते हैं. ये 60S 80S क्या है, आगे अपन समझेंगे. ओके. RER इज प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिव इन द प्रोटीन सिंथेसिस. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था कि जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव होंगे बिकॉज राइबोसोम इज प्रेजेंट, सो केवल उन्हीं सेल में मिलेगा, लाइक liver, pancreas and the goblet cell. Okay, so this is what the type of endoplasmic reticulum. Rough and smooth. Rough is present there in the protein synthesizing and secretory cell, while smooth is present in the cells active in the metabolism. Okay, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखने जैसा है आर के साथ में कि कभी कभार आर का कुछ फ्रैक्शन टूट के अलग हो जाता है, दैट इज बीइंग इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. सो दैट detached fraction, the small fragment or separated part of the RER which is involved in the protein synthesis, which is helpful in the protein synthesis, is called as microsome. Micro में से small bodies, तो endoplasmic reticulum का वो पार्ट या RER का वो पार्ट जो टूट के अलग हो गया, that is called as microsomes. So structure of RER के ऊपर आ जाते हैं या structure of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आ जाएं. आप आर की बात करें या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, दोनों चीज़ें कॉमन है, क्योंकि हम यहाँ पे सिस्टर्नी वेसाइकिल ट्यूबुल दोनों में मिलते हैं. कहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको देखते हैं. सो जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर तीन मेजर कंपोनेंट से मिलके बनी होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर तीन मेजर कंपोनेंट से मिलके बनी होती है. वन इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी, अनदर वन इज कॉल्ड एज ट्यूबुल, थर्ड वन इज कॉल्ड एज वेसाइकिल. सिस्टर्नी, ट्यूबुल एंड वेसाइकिल. व्हाट इज सिस्टर्नी? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है. फ्लैट ट्यूबुल्स का पैरेलल अरेंजमेंट सिस्टर्नी कहलाता है. तो लॉन्ग फ्लैटेंड पैरेलल अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट इज सिस्टर्नी? एक लंबी पतली चपटी अनब्रांच्ड पैरेलल ट्यूबुल्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती हैं पूरी तरीके से लंबाई में. अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द सिस्टर्नी. सो सिस्टर्नी क्या हो गई? लॉन्ग फ्लैटेंड पैरेलल अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. ध्यान देने की बात यह कि सारे की सारी सिस्टर्नी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगी. इस सिस्टर्नी में दो सिस्टर्नी एक दूसरे के बीच में कुछ गैप से सेपरेट होंगी, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसिस्टर्नल स्पेस. सो इंटरसिस्टर्नल स्पेस मींस व्हाट? द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू सिस्टर्नी. एक सिस्टर्नी के बीच में भी या उस सिस्टर्नी के अंदर भी गैप होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासिस्टर्नल स्पेस. दिस सिस्टर्नी हमने पहले ही देख लिया है, आर की केस में देखा था. सिस्टर्नी इज द मेजर कंपोनेंट. सो दिस सिस्टर्नी इज प्रेजेंट देयर इन द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल लाइक लीवर, थायराइड एंड पैनक्रियाज एटसेट्रा. ट्यूबुल्स ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सिस्टर्नी के जैसे ही होते हैं, पतले होते हैं, उसके कंपैरिजन में छोटे होते हैं, बट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. विदाउट राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं. एक्टिव इन द लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल. अब आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ईजी हो गया होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो उसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं. तो हमने देख लिया था सिस्टर्नी किस में मिलता है? आर में. क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवेट होते हैं. यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट इन ट्यूबुल, सो दे विल प्रेजेंट देयर ओनली इन द सेल्स विच आर एक्टिव इन द लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस. वेसाइकिल, छोटे छोटे वेसाइकिल मतलब वैक्यूल्स का छोटा भाई, वैक्यूल्स का छोटा फॉर्म. वट एवर द स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड एज वेसाइकिल. ओवल स्ट्रक्चर है, बाउंडेड विद द ओवल स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और स्मॉल वैक्यूल्स हैं. यहाँ भी राइबोसोम नहीं होगा.
abundant in the pancreas, ये खास बात है, नेट में पूछा जाता है, abundant in the pancreas. So remember the ribosome is present only on cisternae, not on tubules and vesicle. ये खास बात है, ध्यान रखने की बात है. Ribosomes are present only on cisternae. Hence, the cisternae is the only structure present in the protein synthesizing cell. Rest of the structures are present only in secretory cell and storage cells. So tubules स्टीराइड सिंथेसिस में, स्टीराइड स्टोरेज सेल में आएंगे, लिपिड मेटाबॉलिज्म में, और वेसाइकिल तो स्टोरेज स्ट्रक्चर है ही है, दैट इज एबंडेंट इन द पैनक्रियाज. एक खास बात है यार के सॉरी वेसाइकिल के बारे में, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है. द वेसाइकिल इज द ओनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द स्पर्मेटोसाइट. इसको रटना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट के लिए, ध्यान रखें. The only air structure out of cisternae, vesicle and tubule. Vesicle is the only air structure which is present in the spermatocyte. अब ये जो अपन ने स्ट्रक्चर्स के नाम देखे cisternae, vesicle और tubule, इनको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा. इफ़ यू आर एबल टू सी, ये फ्लैट ट्यूब्स हैं, पूरी तरीके से पैरेलल एक दूसरे के अरेंज्ड हैं, अनब्रांच्ड हैं, सैक लाइक हैं. इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी. कुछ भी स्पेशल नहीं है, फ्लैट पैरेलल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना, इनको अपन बोलेंगे सिस्टर्नी. सिस्टर्नी में हमने देखा था राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसीलिए प्रोटीन सिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर. तो ये ग्रैन्यूल्स जो दिखाई दे रहे हो गए राइबोसोम के. फिर आपको बताया था एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दो सिस्टर्नी, द सिस्टर्नी नंबर 1, 2, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरसिस्टर्नल स्पेस. एंड सिमिलरली द गैप इज प्रेजेंट बिटवीन द सिस्टर्नी ओनली या इनसाइड द सिस्टर्नी ओनली, so that is called as intracisternal space. So intracisternal space क्लियर सिस्टर्नी के अंदर का स्पेस, और दो सिस्टर्नी के बीच का गैप कहलाएगा इंटरसिस्टर्नल स्पेस. इनके ऊपर मिलेगा राइबोसोम. ट्यूबुल्स के बारे में हमने देखा था, देयर इज नो राइबोसोम प्रेजेंट, ऑलमोस्ट सिस्टर्नी के जैसे ही होते हैं बट ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड हो सकते हैं. वेसाइकिल नो राइबोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड, छोटा भाई है आपका वैक्यूल का, छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, एंड द ओनली स्ट्रक्चर प्रेजेंट देयर इन द स्पर्मेटोसाइट. ओके, एक खास बात याद रखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द कंप्लीट सेलुलर कंपोनेंट और कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट. सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंस के कारण जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो 2 कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है. पहला कहलाता है ल्यूमिनल और दूसरा कहलाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. 2 कंपार्टमेंट बनते हैं, वन इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल, अनदर वन इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ल्यूमिनल द इंटरनल पार्ट है, दैट इज इनक्लोज बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की तरफ, सपोज करें कि दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके अंदर की तरफ का भाग कहलाएगा ल्यूमिनल और इसके बाहर की तरफ का भाग कहलाएगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की तरफ इनक्लोज बाय द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और ईआर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल, और इसके बाहर की तरफ जो प्रेजेंट भाग होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. सो ये क्लियर हुआ. सपोज दिस इज सेल, और इस सेल में दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की तरफ का भाग दैट इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल, दैट विल बी द एल, एंड द स्ट्रक्चर विच इज फाउंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज ईएल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ठीक है, ये क्लियर हुआ. नाउ मूविंग ऑन टू द मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर, दीज आर द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ईआर के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Sarcoplasmic reticulum is the modified form of endoplasmic reticulum which is present there in the muscle cells. So this is present in the muscle cells. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता था इन द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो हियर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिच इन द कैल्शियम आयन एंड एनर्जी कंपाउंड्स दैट इज ATP. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज फाउंड इन द मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसमें क्या होगा, कैल्शियम आयन स्टोर होंगे, एनर्जी रिच कंपाउंड स्टोर होंगे, और इन्हीं कैल्शियम आयन का यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन. और उसके लिए जो एनर्जी लगेगी फॉस्फेटाइजेशन से रिलीज होगी, ATP से रिलीज होगी, दैट इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल्स में मिलेगा. तो आपसे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ओनली यू नीड टू रिमेंबर कि वेयर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम is present. So endoplasmic reticulum which is present there in the muscle cells that is called as sarcoplasmic reticulum. Ergastoplasm, जब बहुत सारे राइबोसोम सिस्टर्नी के ऊपर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो all the accumulated ribosome on the surface of cistern is called as
ergastoplasm. Are you getting my point? When many of the ribosomes are getting accumulated over the surface of cisternae, then these accumulated structure is called as ergastoplasm. क्लियर है. एग्जाम्पल है निसल्स बॉडीज. निसल्स बॉडीज हम पढ़ेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे. तो इन केस ऑफ साइटॉन, साइटॉन के अंदर कुछ एक्टिव राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं. दोज आर द मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दे आर बीइंग इन्वॉल्व देयर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. नेक्स्ट स्ट्रक्चर माइलाइड बॉडी. माइलाइड बॉडी पूछा गया क्वेश्चन है, हायर एग्जाम में पूछा जाता है. एंड दैट इज प्रेजेंट इन द रेटिना. पिगमेंटेड पार्ट ऑफ रेटिना में मिलता है. पिगमेंटेड पार्ट ऑफ रेटिना में, सो दैट इज आल्सो द मॉडिफाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और पिगमेंट माइग्रेशन में हेल्पफुल होता है, पिगमेंट की स्कैटरिंग में हेल्पफुल होता है. माइक्रोसोम्स एक मॉडिफिकेशन है, देख ही चुके हैं हम लोग कि आर का कुछ फ्रैक्शन टूट के अलग हो जाता है. तो दैट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द आर विच हैज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द प्रोटीन, टू सिंथेसाइज द प्रोटीन is called as microsomes, micro small somes body. So RER का कुछ fraction टूट के अलग हुआ which is involved in the protein synthesis is called as microsome. Moving on to the next, that is enzymes of endoplasmic reticulum. कुछ enzymes endoplasmic reticulum में, जैसे sucrase, NADH diphosphatase, glucose 6 phosphatase, magnesium ion activated ATPase, ascorbic acid synthetase, और ढेर सारे many more enzymes are present there in the endoplasmic reticulum. So this is what the modification and the enzymes of endoplasmic reticulum. Now moving on to the functions of endoplasmic reticulum. Dear students, while learning the endoplasmic reticulum, while the detail of endoplasmic reticulum, we have already gone through many of the function. एक बार हम सिर्फ लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लिस्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट मे बी द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अलावा भी ढेर सारे फंक्शन है वेयर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद, बट हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस विच आर द मेजर फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहला है मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ द ट्यूबुल्स, रेटिकुलम ऑफ द ट्यूबुल्स, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ द ट्यूबुल्स. तो ये पूरा का पूरा धसा होता है इन द सेल साइटोप्लाज्म along with the microfilament and the microtubule. So microfilament, microtubule और the endoplasmic reticulum is completely suspended in the cell cytoplasm and going to make the complex network that is called as, that is working for providing the skeletal support to the cell. cell को support provide करते हैं in form of the cytoskeleton. So mechanical support to the cell with the help of microfilament, microtubules and endoplasmic reticulum. ये सब के सब मिलके सेल का एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करेंगे. दूसरा फंक्शन हम देख के ही आ चुके हैं, द इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, ER फ्रॉम इंट्रासेलुलर एक्सचेंज कंडक्टिंग सिस्टम. ठीक है, देख के आए हम, जैसे सिंथेसिस होता था राइबोसोम में, वहाँ से RER में आता था, RER से SER में आता था, वहाँ से गोल्गी बॉडी में आएगा, गोल्गी बॉडी से जहाँ पे वैक्यूल्स हैं तो वैक्यूल्स में आएगा, वेसाइकिल में आएगा, फिर वहाँ से स्टोरेज वेसाइकिल में, ट्रांजिशनल वेसाइकिल में, ट्रांजिशनल वेसाइकिल और स्टोरेज वेसाइकिल से निकल के बाहर आ जाएगा. तो ये पूरा का पूरा एक कंडक्टिंग सिस्टम इज इनसाइड द सेल इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और आप समझ सकते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू कन्वे फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन. तो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी मच ईजियर फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल. एक तरीके का रोड, एक तरीके का पैसेज प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल. सो रिमेंबर, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज सेल के अंदर मटेरियल्स के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक हेल्पफुल मीडियम का फॉर्म करता है. RER के बारे में आप जानते हैं कि RER is the structure, RER is the type of endoplasmic reticulum which is associated with the ribosomes, and ribosomes are the assembly which are known for the protein synthesis. तो ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एक्टिव सेल्स होती हैं. तो क्योंकि RER के साथ में राइबोसोम जुड़ा हुआ है तो ऑलवेज दिस RER आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस. और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट और दिस टाइप ऑफ endoplasmic reticulum is present only in the cells which are active in protein synthesis. Lipid synthesis, ये भी हमने SER के केस में देखा था. SER is involved there in the lipid synthesis, steroid synthesis, cholesterol synthesis, drug metabolism, detoxification, many more functions we have listed out while we were there in the types of endoplasmic reticulum. Next one, cellular metabolism. सेलुलर मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने जैसा है.
We knows very well. We have gone through many of the function of the endoplasmic reticulum while we were learning here, while we were studying here. बट एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने की जैसे है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रोवाइडिंग द सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, surface for synthesis of protein, surface for synthesis of lipid, surface for the metabolism. तो मेटाबॉलिज्म के लिए सरफेस प्रोवाइड करना, और सेल के अंदर एक लंबा चौड़ा नेटवर्क के फॉर्म में फैला हुआ है. तो ये नेटवर्क जितना लंबा होगा सेल के मेटाबॉलिज्म उतनी स्ट्रांग होगी. माय डियर स्टूडेंट, if you have remember at the beginning of the day, beginning of the topic, I just introduced the concept. The endoplasmic reticulum is well differentiated, well developed in the mature cells. बहुत बेहतर तरीके से डेवलप होते हैं in the cells which are matured, because mature cells demands more amount of the metabolic surfaces. तो endoplasmic reticulum के well developed हो जाने के कारण उनको extra surface for the metabolism is being provided by the endoplasmic reticulum. So is it clear? जितना बड़ा endoplasmic reticulum होगा, जितना बड़ा network होगा, that much area for the metabolism will be available for the मेटाबॉलिज्म. ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख ही चुके हम लोग. डिटॉक्सिफिकेशन हमने देखा हुआ था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, पॉल्यूटेंट, स्टेरॉइड, मैनी मोर मटेरियल्स. एक खास बात है, प्रिकर्सर फॉर द सिक्रेटरी मटेरियल इन द गोल्गी बॉडी. द गोल्गी बॉडी इज द स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू synthesize many of the material inside the cell and will be released outside in form of the secretory material. The next topic will see that Golgi body only. So that is what the structures which is required for the synthesis of the material. तो हमने देखा, आपको अगर चेन याद आ रहा होगा, RER, SER, तो RER में उन materials का synthesis होता है basically either the secretory material of proteinaceous nature or they may be of the nature of steroid. तो प्रोटीनेशियस नेचर का होगा, स्टेरॉइड नेचर का होगा, लिपिड नेचर का होगा. तो ये सारे के सारे मटेरियल पहले कहाँ बन रहे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. वहाँ से वो आते हैं RER टू SER टू गोल्गी बॉडी, हम देख चुके हैं. तो वहाँ से आएंगे वो गोल्गी बॉडी में, एंड देन गोल्गी बॉडी इज गोइंग टू परफॉर्म the synthesis of the desired material, whether this is enzyme or this is a kind of cellular secretion. So this is what the precursor of secretory material in the Golgi body. तो ये क्लियर हो गया. आज हमने कुछ बड़े फंक्शन देखे. इसके अलावा हमने देखा था मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, ATP जनरेशन में सपोर्ट करना, मैनी मोर थिंग्स वी हैव सीन देयर इन केस ऑफ द फंक्शन. डिटेल फंक्शन हमने पूरे लेक्चर के दौरान देखा हुआ है here. So mechanical support, better function, intracellular exchange, RER will helpful there in the protein synthesis, lipid synthesis will be regulated by the SER, cellular metabolism के लिए surface area को बढ़ाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, पॉल्यूटेंट्स एंड द स्टेरॉइड्स टेकन इनसाइड द सेल, प्रिकर्सर फॉर द सीक्रेटरी मटेरियल इन द गोल्गी बॉडी. तो आज हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला पार्ट देखा, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द ट्यूबुल्स इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म, रन्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन. सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दो तरीके का हो सकता है, SER और RER. SER लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल में, स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल में, एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल्स में इन्वॉल्व होगा, जबकि RER मिलेगा प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल में. RER में क्या रहता है आपका? राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम द सरफेस अपीयर्स टू बी द रफ, और SER में राइबोसोम इज एब्सेंट देयर. देन वी हैव सीन द स्ट्रक्चर. तीन बेसिक स्ट्रक्चर हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकिल एंड ट्यूबुल. सिस्टर्नी फ्लैट पैरेलल ट्यूब्स हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं. वेसाइकिल छोटा भाई है वैक्यूल का, स्मॉल पार्ट और स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो स्टोरेज का काम करेंगे, पैनक्रियाज में एक्टिव होते हैं. और खास बात देखी थी कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर विच इज प्रेजेंट इन द स्पर्मेटोसाइट. एंड थर्ड वन स्ट्रक्चर इज द ट्यूबुल. राइबोसोम लेस, राइबोसोम्स आर एब्सेंट, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो सकते हैं. देन वी हैव मूव्ड ऑन टू द फंक्शन, सो दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हियर. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सेकेंड कंपोनेंट है गोल्गी बॉडी. सो दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. So till the time, thank you, thanks for being with me once again, thanks for you.